हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। नालंदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये सीरीज हमारी एमपीपीएससी स्पेशल सीरीज है जिसमें हम आपको प्री सॉल्व पेपर करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2000 से 2020 के बीच में जितने भी सॉल्व पेपर हैं हम इस सीरीज में आपको करवाएंगे। इसके साथ साथ ही नालंदा चैनल पर पीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी एंड अदर्स एग्जाम की सीरीज भी लेकर आएंगे हम। ठीक है, ये आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है जो आपको किस प्रकार से बताएगा कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, और हम इसमें एक नए संशोधन के साथ ही आपको प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण देंगे। जैसे इसमें एससी एसटी एक्ट हट चुके हैं तो हम उनको सॉल्व नहीं करवाएंगे। साथ साथ में करंट के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, उन परिवर्तन के साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो फुल एनालिसिस, फुल एक्सप्लेन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, याद रखोगे आप। चलिए, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो देखिए, इनमें से कौन सा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आप बिल्कुल याद रखोगे। समीर दाद पहला हॉकी खिलाड़ी था। ठीक है, समीर दाद। इन्होंने है ना भारतीय सीनियर टीम में 1998 में भाग लिया था, हॉकी खिलाड़ी बने थे ये। ठीक है, और साथ साथ में याद रखोगे ये भोपाल से संबंधित है। कहाँ से? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भोपाल से। तो इस प्रकार से प्रश्न इनसे बन सकता है। तो बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि समीर दाद किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। और जो कीर्ति पटेल से भी क्वेश्चन आ सकता है। कीर्ति पटेल किससे संबंधित है? तो कीर्ति पटेल को आप याद रखोगे क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी क्लब की स्थापना किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई थी? देखिए, फारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा की शुरुआत हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फारसी क्लब सबसे पहले तो है कहाँ पर ये क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको खेल बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, सी वाला आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब ये फारसी क्लब से है ना, और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, तो याद रखोगे। देखिए, फारसी क्लब की जो स्थापना आपको याद रखना कि इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। कब हुई थी? 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। फारसी क्लब की स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो याद रखोगे कहाँ पर? इंदौर में हुई थी। ये 2-3 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में फारसी क्लब प्रदेश का पहला खेल क्लब था। कौन सा? इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। कौन सा था? पहला खेल क्लब था। ठीक है, तो 2-3 प्रश्न फारसी क्लब से बनते हैं। कहां पर था ये? इंदौर में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है। ठीक है, ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। जिसे याद रखोगे, ये पहले जो रूप सिंह स्टेडियम था वर्तमान में किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है। इसके पहले ये किससे संबंधित था? हॉकी से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बनते हैं कि ये हॉकी का तो था, लेकिन बाद में परिवर्तन किस सन में किया गया? तो याद रखोगे इसकी सन भी आप याद रखोगे 1980 में। ठीक है, 1980 के पहले इसको हॉकी से संबंधित था, लेकिन 1980 के बाद ये किससे संबंधित हो गया? क्रिकेट से संबंधित हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से अमिताभ विजयवर्गीय को आप याद रखोगे क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। ठीक है, इनका जन्म कहां पर? इंदौर में हुआ था। कहां पर? इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा था? खजुराहो के मूर्ति का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसकी मूर्ति का नाम याद रखोगे, पैरट लेडी। क्या नाम था? पैरट लेडी। लगभग 900 वर्ष पुरानी मूर्ति थी ये। ठीक है, लगभग 900 वर्ष पुरानी मूर्ति थी। ठीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में 2015 में कनाडा की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ के जो प्रमुख थे, ठीक है, याद रखो, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर, इसका नाम याद रखोगे कौन? स्टीफन हार्पर ने उनको क्या जी मूर्ति को लौटा दिया था, पैरट लेडी को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी? निम्नलिखित में से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो देखिए, मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, कुमार संभव लिखी गई थी, ऋतु संग्राम लिखी गई थी। जिस पुस्तकें लिखी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा?
कालिदास के द्वारा। लेकिन जो उत्तर रामचरित है ना, उत्तर रामचरित कालिदास के द्वारा ना लिखी गई थी, ये महाकवि भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? भवभूति के द्वारा लिखी गई थी। तो आप इसको याद कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है? ये है हमारा ग्वालियर में। ठीक है, इसको याद रखोगे, ग्वालियर में। इसकी स्थापना वर्ष भी आप याद रख सकते हो कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। कब हुई थी? 1918 में। ठीक है, माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में 1918 में, जो इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सभी मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो याद रखोगे कौन थे हमारे रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक? बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, कौन थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बालकृष्ण शर्मा से जो रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं, कई बार प्रश्न परीक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, तो याद रखोगे जो बालकृष्ण नवीन जी का जो जन्म था ना, वो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? पहले तो आप याद रखोगे शाजापुर में हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, शाजापुर जिला जाए, और अगर शाजापुर जिला नहीं आता है तो उनका स्थान याद रखोगे, शाजापुर में मयाना। कहाँ पर? मयाना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था नवीन जी का। ठीक है, और सन भी इनकी पूछ ली जाती है कि मध्य प्रदेश से रिलेटिव है, तो इनकी सन भी आप याद रखोगे 8 दिसंबर, इनकी सन 8 दिसंबर 1897 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रचनाएं, रचनाओं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए रश्मि रेखा तो इनकी रचना हो ही गई, साथ साथ में इनकी रचनाएं भी मैं आपको बोल देता हूं, तो आप याद कर लेना। देखिए उर्मिला इनकी महाकाव्य रचना है, प्राण पर इनकी रचना है। ठीक है, साथ साथ में अपलक हो गई, क्वासी हो गई, हम विषमाई, जन्म के, ये प्रमुख इनकी क्या है? रचना है। तो कहते हैं रश्मि रेखा किसकी रचना है? नवीन जी की है। तो इसको आप याद रखोगे तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? देखिए ये क्या परिवर्तन के साथ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था कहाँ पर? भावरा ग्राम में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? भावरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, पुराना नाम है जी। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नाम रख दिया गया है। ठीक है, पुराने तथ्यों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भावरा ग्राम है ना, वर्तमान में क्या है? अलीराजपुर में है। कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। लेकिन 2008 के पहले, कब? 2008 के पहले अलीराजपुर भी किस हिस्से में था? झाबुआ में था। ठीक है, और तीनों में से तो ऑप्शन कोई सा होगा नहीं, लेकिन आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? झाबुआ हो जाएगा। तो 2008 के पहले 2008 में अलीराजपुर याद रखोगे। ठीक है, 49वें नंबर का, ये सभी प्रश्न परीक्षा में बनेंगे, 49वें नंबर का जिला बना था मध्य प्रदेश सरकार का। ठीक है, अलीराजपुर। और भावरा ग्राम कहाँ पर है? अलीराजपुर में। तो हम इस प्रकार से इसका आंसर कौन सा लगाएंगे? सी वाला लगाएंगे, झाबुआ में। ठीक है, वैसे सही रूप से अगर देखा जाए तो अब अलीराजपुर जिला होना चाहिए था। ठीक है, तो अब सी वाला आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 प्रश्न इनसे बनते हैं, तो याद रखोगे। हबीब तनवीर कौन थे? सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हबीब तनवीर तो आप याद रखोगे एक पेंटर थे, एक रंगकर्मी थे। कौन थे? रंगकर्मी। तो इसको इस तरीके से याद रखोगे, पेंटर थे। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था रायपुर में। कहाँ पर हुआ था? रायपुर में। देखिए मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी रिलेटिव क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, मोस्टली पीएससी में भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था, इनमें से कौन सा स्थान भवानी प्रसाद मिश्र का था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे होशंगाबाद। कौन सा स्थान था? होशंगाबाद था। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र थे, कौन थे? देखिए कवि भी थे, साथ साथ में याद रखोगे गांधीवादी विचारक भी थे। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद के किस स्थान पर हुआ था? टिगरिया स्थान पर हुआ था। तो ये स्थान का नाम भी याद रखोगे, टिगरिया स्थान पर हुआ था। सन भी इनकी याद रख लेना। देखिए मध्य प्रदेश के जितने भी कवि और लेखक है ना,
क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म 23 मार्च, ठीक है, इनका जन्म 23 मार्च 1914 को हुआ था। ये सन इनकी याद रखोगे, भवानी प्रसाद मिश्र के होशंगाबाद के टिगरिया नामक स्थान पर गांधीवादी थे, कवि थे। ठीक है, इनकी रचनाओं में आपको इनकी रचनाएं भी याद कर लोगे, मैं बता देता हूँ इनकी रचनाओं में। देखिए, गांधी पंचसती, गीत फरोश, दूसरा सप्तक, चकित है दुख, अंधेरी कविता है, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, ये सारे की सारी इनकी प्रमुख है रचना है। ठीक है, कई बार तो पूछ ली अंधेरी कविता है, बुनी हुई रस्सी तो कई बार पूछ ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो और वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। देखिए, वार्तालाप प्रदान करती है ऑडियो और वीडियो के माध्यम से, ना कि वीडियो और ऑडियो को ट्रांसफर करती है। हम इस पे है ना वीडियो चैट भी लगा सकते थे, लेकिन गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जो फंक्शन है हमारे, वीडियो, ऑडियो और चैटिंग, टेक्स्ट को क्या एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन एक दूसरे से डायरेक्ट वार्तालाप वीडियो और ऑडियो के जरिए वो होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो देखिए, ओपेरा वेब ब्राउजर है, विवाल्डी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, लेकिन गूगल एप्स ये कोई सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ आप एप्पल सफारी भी याद रखोगे, एप्पल सफारी भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, क्रोम, गूगल क्रोम, ये सारे की सारे क्या हैं? वेब ब्राउजर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्रैकर्स को देखिए, इससे रिलेटिव क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें हम व्हाइट हैट हैकर्स की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्रैकर्स की बात कर रही है। जो हानिकारक होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर होते हैं। कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर होते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसको आपको याद रखना है। डक डक गो एक सर्च इंजन है। क्या है? डक डक गो एक सर्च इंजन है जो कि गैब्रियल वैनबर्ग के द्वारा 2008 में इजाद किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 2008 में। इनका नाम याद रखोगे आप, गैब्रियल वैनबर्ग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईथरनेट एक उदाहरण है। ईथरनेट किसका उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ईथरनेट लैन का उदाहरण है। किसका है? लैन का उदाहरण है। आप इसको याद रखोगे, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का उदाहरण। बहुत ही कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साथ साथ में याद रखोगे, ये जो ईथरनेट है ना, जो लैन है ना, वो किसका? बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बस टोपोलॉजी के अंतर्गत आता है। चलिए, तो लैन का उदाहरण हो गया ईथरनेट, एक लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉडेम परिवर्तित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मॉडेम क्या होता है? सबसे पहले तो आप जो जान लीजिए, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो मॉडेम होता है ना, वो मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप होता है। किसका? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यहाँ से आप याद रख सकते हो मॉडेम को इंग्लिश नाम से, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप, जो कि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में, दोनों में परिवर्तित करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, www का आविष्कारक कौन है? तो www का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कौन है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, याद रखोगे सन भी आप याद रखोगे, 1989 में। कब? 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब क्या किया गया था? ईजाद किया गया था। ठीक है, इससे रिलेटिव और भी जो क्वेश्चन थे हम पहले पिछले सेट पेपर में मैं भी चर्चा कर चुका हूं www से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखोगे 1974 में, 1974 में किया गया था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष? 1974 में किया गया था। देखिए, जल की मात्रा एवं गुणवत्ता एक गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में लागू किया था। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया था। देखिए प्रथम, याद रखोगे, प्रथम वर्ल्ड जलवायु सम्मेलन जो था विश्व, इसको याद करोगे, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 संबंधित है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन सही है, +5 1997 में, कार्बन वेपर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गलत है, तो हमारा डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, जो ओजोन संरक्षण से संबंधित है, किससे? ओजोन संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, जो कि इसकी डेट भी याद रखोगे आप, इसकी डेट भी कभी कभी पूछ ली जाती है, 16 सितंबर 1987। कब है? 16 सितंबर 1987। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किस पर बनता है? मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर? रेटिना में बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है, तो याद रखोगे, ठीक है, दृष्टि पटल पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो सकता है, ठीक, संबंध द्वारा ऊष्मा इसका स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, कहां पर हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा गैस और द्रव में। कहां पर? गैस और द्रव में। देखिए ऊष्मा एक इस प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। किस प्रकार? तापांतरण के ही कारण स्थानांतरित होती है। साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं कि जो ऊष्मा का संचरण होता है या स्थानांतरण होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आपने पढ़ा होगा 3 विधियों के द्वारा। पहले नंबर पर कौन सी आती है हमारी? पहले नंबर पे आती है चालन विधि, दूसरे नंबर पे आती है हमारी संवहन विधि, ठीक है, दूसरे नंबर पर संवहन विधि, तीसरे नंबर पे आती है हमारी विकिरण विधि। कौन सी? विकिरण विधि। जी मैं आगे के लिए बता रहा हूँ, जो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब संवहन विधि जो होती है, कन्वेक्शन जो विधि होती है ना, ऊष्मा का संचरण जिसके द्वारा होता है, वो क्या होता है? पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। किसके कारण? पदार्थ के कणों के द्वारा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा होता है, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल है हमारा, वो संवहन विधि के द्वारा, ठीक है, वायुमंडल भी संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है हमारा। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। साथ साथ में आप याद रखोगे, जबकि जो ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? चालन विधि के द्वारा। तो ये क्वेश्चन याद रखोगे, सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, तड़ित या बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। क्या होती है? इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। जब बिजली चमकती है तो उसमें तड़ित उत्पन्न हो जाती है, यानी विद्युत उत्पन्न हो जाती है, जैसे इसमें विद्युत ऊर्जा। यहाँ पे आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग होते हैं? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। देखिए यहाँ पे इंग्लिश नाम दे दिए तो आपको इंग्लिश नाम भी याद होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या कहलाता है? देखिए एक्सक्रीशन कहलाता है उत्सर्जी अंग। क्या कहलाता है? उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो आप आसानी से इसका लगा दो कि जो गुर्दा होता है ना, वो एक उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। मानव शरीर में 5 प्रकार के अंग जो होते हैं उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। अब उनमें से देखिए पहले नंबर पे तो क्या हो गया? गुर्दा हो गया उत्सर्जी अंग, फेफड़े उत्सर्जी अंग में आते हैं, त्वचा उत्सर्जी अंग में आती है, और साथ साथ में यकृत या लिवर, ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है, ठीक है। एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस बॉडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है। विटामिन ए मैकुलन सही है, बी सही है मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंक सही है, विटामिन डी पॉल मूलर नहीं है, ठीक है। विटामिन डी की जो खोज की थी वो किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा था विटामिन डी का। पॉल मूलर ने तो क्या किया था? पॉल मूलर ने तो डीडीटी की खोज की थी। किसकी की थी? डीडीटी की खोज की थी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हास गैस
क्या है, ठीक है, या हास गैस इनमें से है। तो बहुत ही सिंपल है, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसको देखिए हैप्पी गैस भी बोलते हैं, ठीक है, लाफिंग गैस भी बोलते हैं इसको, और NOx गैस भी इसको बोलते हैं। इस प्रकार के सारे नाम है हास गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको भी आप याद रखोगे, N2O। क्या होता है, N2O होता है। इसकी खोज, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी, तो ये खोज भी पूछ ली जाती है, ठीक है, प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी, प्रिस्टले ने। इस प्रकार के इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अन्य नाम याद रखोगे, हैप्पी गैस, लाफिंग गैस या NOx गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, इनमें से ऑप्शन आपके सामने अकार्बनिक, कार्बनिक वगैरह सब कुछ होगा, लेकिन आपको लगाना है यह एक रासायनिक अकार्बनिक होगी। क्या है, रासायनिक अकार्बनिक। देखिए इसमें कार्बन तो है नहीं है, N2O में कार्बन तो है नहीं है, ठीक है, कार्बन तो नहीं है। इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे, अकार्बनिक रासायनिक गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था, तो इनमें से कौन सा, देखिए उपेंद्र था, मुंज था, उदातीय था, ठीक है, लेकिन गांगदेव नहीं था। गांगदेव क्या था, कलचुरी राजवंश का शासक था। कौन था, कलचुरी राजवंश का शासक था गांगदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांगदेव ने कब से कब तक शासन किया था, तो आप इसका याद रखोगे 1015 से लेकर इसने 1041 तक। कब, 1041 तक इसने शासन किया था। ये कब तक टाइम पीरियड है, AD का है, ठीक है, AD का है। 1015 से गांगदेव ने कलचुरी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था, धंगदेव किस वंश का शासक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे चंदेल वंश का शासक था। जैजाक भुक्ति के चंदेलों का शासक था धंगदेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो शासक था, शासन था, इसने कब से कब तक शासन किया था, इसने किया था 950 से लेकर 1007 तक शासन किया था, AD तक किया था, ठीक है, ठीक है। चंदेल वंशी शासक था, बहुत ही प्रतापी राजा था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला ही वाला आंसर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। कौन सा, ऐतरेय ब्राह्मण। देखिए 4 वेद हैं, जिसमें से ऋग्वेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक तो ऐतरेय और दूसरा कौशिक की है। तो इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। कौशिक की ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों किससे संबंधित हैं, ऋग्वेद से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का शासक था, तो गाजी मलिक याद रखो किस वंश का शासक था, गाजी मलिक। गाजी मलिक जो था, ठीक है, इसको गयासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं, इसलिए तुगलक वंश का शासक था, ठीक, सॉरी मैं शासक नहीं, संस्थापक था, ठीक है। किस वंश का शासक था, किस वंश का संस्थापक था, तुगलक वंश का संस्थापक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, द फाउंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तुगलक वंश की, ठीक है। तो ठीक है, इस साथ साथ में आप याद भी रखोगे कि खिलजी वंश का शासक जो संस्थापक था कौन था, खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिजर खान था। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। और तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक, जिसको बाद में गयासुद्दीन भी कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1194 में चंदावर के युद्ध में, किसके, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था, कौन सा युद्ध था, 1194 का था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1194 के युद्ध में जयचंद को हराया था, ठीक है, किसको, जयचंद को हराया था। काफी बहुत ही 1100, देखिए मोहम्मद गौरी ने क्या करा था, 1194 में कन्नौज पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ठीक है। क्या कर दिया था, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था। और कन्नौज और इटावा के मध्य, ठीक है, कन्नौज और इटावा के मध्य क्या था, कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान था। तो वहीं पे इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या, चंदावर के युद्ध में कौन, जयचंद की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो याद रखोगे, तो बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, इनमें से कौन से वंश ने, जो दिल्ली सल्तनत में जो वंश थे 1206 से लेके 1500, आप सभी को पता है कि 1206 से लेके 1526 तक प्रमुख वंशों ने क्या किया था, राज किया था, जिसमें से आप गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, लोधी, ये सभी वंश थे। लेकिन सबसे कम पूछा है
किस वंश ने सबसे कम किया था? तो सबसे कम किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खिलजी वंश ने किया था। किसने? खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्षों तक ही शासन कर पाया था। और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड था वो आप याद रखोगे 1290 से लेकर 1320 तक इसने एडी तक शासन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो खिलजी वंश ये वाला सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइन उल मुल्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की है? ठीक है, आप इसका अंदाजा इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। देखिए खिलजी वंश, तुगलक वंश और तुगलक वंश, ये तीनों बिल्कुल पास में है। ठीक है, लेकिन इसके पहले गुलाम वंश, ठीक है, कब? गुलाम वंश, ये बहुत पहले आ चुका था। यानी हम इनसे तीनों में से अगर आंसर लगाएंगे तो इल्तुतमिश बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इल्तुतमिश ही इसका बिल्कुल ही सही है। देखिए आइन उल मुल्क जो है ना, आइन उल मुल्क जो है ना, इसने क्या किस किस के मध्य, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, तीनों के मध्य सेवाएं दी हैं अपनी, लेकिन इल्तुतमिश के मध्य नहीं दी है। ठीक है, आइन उल किसने? आइन उल मुल्क ने। ठीक है, इल्तुतमिश के बीच नहीं दिए। जो क्या कहते हैं हमारा आइन उल मुल्क था ना, अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति था। ठीक है, प्रमुख सेनापति था। इसने मालवा के शासक हरनंद को हराया था। किसको? हरनंद को हराया था। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। और बाद में क्या करा इसने? अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी को क्या मालवा का सेनापति नियुक्त किया, प्रांतपति क्या कर दी, प्रांतपति सॉरी हाँ प्रांतपति नियुक्त कर दिया था मालवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। यही वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1872 में, कब? 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। किसने? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय को। कब दी थी? 19वीं सदी में। कब? 19वीं सदी में दी थी। कई बार राजा राम मोहन राय से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया था। ठीक है, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। साथ साथ में विधवा विवाह को इन्होंने क्या किया? समर्थन किया था। विधवा विवाह का समर्थन किया था। कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी, और ये 1828 में की थी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, वो कौन सी घटना थी? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से याद रखोगे तो लॉर्ड डफरिन का पहले तो आप टाइम पीरियड याद रखोगे 1884 से लेकर 1888 तक। कब से? 1884 से लेकर 1888 तक, यानी 1884 से लेकर 1888 तक लॉर्ड डफरिन क्या थे? वायसराय थे। और इनके बीच में एक घटना हुई थी, जो कि घटना कौन सी थी? हमारी भारतीय कांग्रेस की स्थापना। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके काल में, ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना की थी। तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो याद रखोगे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र में क्या बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जो जनगणना प्रारंभ की गई थी वो की गई थी 1881 से। कब की गई थी? 1881 से। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इनसे जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं तो वो भी याद रखोगे। देखिए सबसे प्रथम जो गणना जो की गई थी ना, वो की गई थी लॉर्ड मेयो के समय। उस समय जो गवर्नर था हमारा, वायसराय था, लॉर्ड मेयो था। ठीक है, 1872 में। ठीक है, लेकिन ये प्रथम गणना थी, लेकिन नियमित रूप से नहीं थी। ठीक है, लेकिन 1881 में बहुत नियमित, इस समय जो वायसराय थे वो रिपन थे। कौन थे?
रिपन थे। रिपन के समय ये शुरू गई थी, तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बनता है 81 में, ठीक है। पहले नंबर की नियमित रूप से जनगणना थी। वर्तमान में 15वीं जनगणना 2011 में ये हुई थी, ठीक है, 2011 में, ठीक है। अब जो 2021 की जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी, 16वीं जनगणना होगी, ठीक है। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में 100% आना है जी, याद रखोगे। अब 2021 की जनगणना पे कुछ क्वेश्चन 100% बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इनमें से किसने नहीं लिया था, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिया था। देखिए महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी के साथ साथ ऐसे कई नेता जो थे उन्होंने क्या इसमें भाग लिया था, ठीक है। एक बार और नाम आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप सभी को पता है जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 में प्रथम, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहले में पूरी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, याद रखोगे, पूरी कांग्रेस ने। दूसरी में कुछ नेताओं ने भाग लिया था, दूसरी में कुछ नेताओं ने भाग लिया था, जिसमें से शामिल थे नेता कौन कौन से, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, महादेव देसाई, देवदास गांधी, घनश्याम बिरला, मीराबाई बहन, ये सारे इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। फिर बाद में कुछ निराशा के कारण 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किसी ने भी भाग नहीं लिया, ठीक है, कांग्रेस में। तो तीसरा भी सही, ठीक है, याद रखोगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखोगे, ठीक है। ऐसा कौन सा लीडर था, नेता था या क्रांतिकारी था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से कमेंट करें। ऐसा कौन सा लीडर था जिस पर परीक्षा में प्रश्न बनता है, जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। कौन सा नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को क्या किया था, संगठित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखोगे, NM लोखंडे। कौन थे, NM लोखंडे। इनका पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, ठीक है, जिन्होंने 1890 बम्बई मिल हाथ एसोसिएशन, भारत की पहली ट्रेड यूनियन के संस्थापक NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलनों को संगठित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कयाल क्या है। तो कयाल क्या है, केरल की एक लेगुन झील है। कयाल क्या है, केरल की एक लेगुन झील है, ठीक है, याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कयाल क्या है, इसको आप याद रखोगे, इसका अर्थ होता है झील। क्या अर्थ होता है, झील। कयाल जो शब्द है ना वो मलयालम भाषा का शब्द है। क्या है, मलयालम भाषा का शब्द है, तो इसको याद रखो, केरल की एक लेगुन झील है कयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रोम्बोली एक है। स्ट्रोम्बोली एक है, स्ट्रोम्बोली एक क्या है बताइए जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रोम्बोली जो है ना वो एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये जो स्ट्रोम्बोली है ना, ये भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है। किस पर, लिपारी द्वीप पर स्थित है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। सिसिली द्वीप के लिपारी द्वीप पर स्थित है, ठीक है, भूमध्य सागर में। कहाँ पर, भूमध्य सागर, ठीक है, याद भी रखोगे, भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है। देखिए लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल ही सही है, ठीक है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ना होते हुए कहाँ पर है, सिक्किम में, ठीक है। तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम में। रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल, ये तीनों सही है, लेकिन नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति के लिए मूल निवास क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखोगे नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। टोडा जनजाति के लिए नीलगिरी पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत में अब ये नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर मिलेंगी हमको, तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। राज्य भी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखोगे टोडा जनजाति के लिए, ठीक है, तमिलनाडु की मुख्य जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी? देखिए अरावली 2-3 राज्यों में फैली हुई है, ठीक है, जिसमें से हमारा कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का और यूपी का हिस्सा भी आता है, सतपुड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश में, लेकिन अजंता केवल महाराष्ट्र में ही फैली हुई है, ठीक है, याद रखोगे। केवल अजंता एक ऐसी है जो महाराष्ट्र में ही फैली हुई है, ठीक है, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में आती है सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रंजीत सबन और बहादुर सबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थंबनेल का क्वेश्चन है। क्या है दो? रंजीत सबन और बहादुर सबन, तो याद रखोगे धान की 2 किस्में हैं। क्या है? धान की 2 किस्में हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इनमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए अजरबैजान बनाता है, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, लेकिन इराक नहीं बनाता है। क्या? इराक नहीं बनाता है, ठीक है। इसके साथ साथ और भी आप याद रख सकते हो कि जो दावा करने वाले प्रमुख देश हैं किस पर? कैस्पियन सागर पर, उसमें से तुर्कमेनिस्तान भी शामिल है, ठीक है, और साथ साथ में रूस भी शामिल है। रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान जिस प्रमुख देश हैं, लेकिन इराक इसकी सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1909 का अधिनियम संबंधित था किससे संबंधित था? तो याद रखोगे पहले वाला आंसर सही है, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से था, ठीक है, पृथक मताधिकार क्षेत्र से लागू करने से था। इसी के कारण इस अधिनियम के तहत ही आप याद रखोगे कि मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर भारत में सांप्रदायिक की क्या हो गई थी? नींव पड़ गई थी या बीज बो दिया गया था, ठीक है। द्वैत शासन तो आप सभी को पता है कि 1919 के अधिनियम से संबंधित है, ठीक है, ये भी दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, 1909 का और 1919 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बंद अर्थव्यवस्था एक भय अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बंद अर्थव्यवस्था, और एक खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निर्यात भी होता है और आयात भी होता है, तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड है वो है 2012 से 17 तक, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, ठीक है। पूरे पंचवर्षीय योजना को आपको टाइम पीरियड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1952 से सभी पंचवर्षीय योजना को टाइम पीरियड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया था? इंडिया विजन 2020 एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? एसपी गुप्ता समिति के द्वारा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। और जो इंडिया विजन 2020 है ना, एसपी समिति के द्वारा कब किया गया था? तो इसका टाइम पीरियड भी आप याद रखोगे, इससे 23 जनवरी 2003 को कब किया गया था? 2003 को जारी किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर थे। कौन थे? विजय केलकर। विजय केलकर पूर्व वित्त सचिव और वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो कहां पर किया गया है? याद कब किया गया था? कब किया गया था संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। कब? 1976 में उल्लेख किया गया है, जब भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, भाग 4 में, भाग 4 का को जोड़ा गया था, ठीक है, भाग 4 का में 4 का को जोड़ा गया था। और अनुच्छेदों की अगर बात करें तो अनुच्छेद में याद करोगे कि अनुच्छेद 51 का सम्मिलित किया गया था, ठीक है, जिसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जो संविधान संशोधन जो था याद रखोगे कौन सा? 42वां था। अब वर्तमान में कितने मौलिक मूल कर्तव्य हैं? तो याद रखोगे 11वां। तो 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। 86वें, कौन से? 86वें संविधान
संशोधन के तहत, ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां कर्तव्य कौन सा था, ठीक है, 11वां कर्तव्य याद रखोगे कि प्रत्येक माता पिता का फर्ज है कि वो बच्चों को क्या भेजें, स्कूल भेजें, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, ये हमारा 11 कर्तव्य था, ठीक है। अगर आपको सभी को अगर 11 कर्तव्य याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किसको याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, राज्य और केंद्र सरकार को जो प्राधिकार प्राप्त होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जो अधिकार सारे प्राप्त, जो राइट्स प्राप्त हैं वो भारत के संविधान के तहत प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है, इनमें से किसे एक दबाव समूह माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, मजदूर संघ के सदस्यों को, किसको, मजदूर संघ के सदस्यों को दबाव समूह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखोगे जो दबाव समूह जो है ना, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, जो एक बार देश पूछ लिया जाता है और आगे भी पूछा जा सकता है, अमेरिका में शुरुआत हुई थी इसकी, किसकी, अमेरिका में हुई थी, ठीक है, अमेरिका से इसकी शुरुआत मानी जाती है दबाव समूह की, ठीक है, प्रेशर ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी, ठीक है, याद रखो, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं, जो जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम वो किस खेल से संबंधित है, किक बॉक्सिंग से संबंधित है, किससे, किक बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 1987 में खेला गया क्रिकेट विश्व कप का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, किसके द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसका नाम भी, जो नाम भी था वो रिलायंस कप था। जो इस क्रिकेट की जो मेजबानी की थी वो की थी किसने, भारत और पाकिस्तान ने, किसने की थी, भारत और पाकिस्तान ने की थी। अब मुझे बताइए कि 1987 में क्रिकेट खेले गए जो विश्व कप का विजेता कौन था, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं कि विजेता कौन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, सचिन तेंदुलकर को जो अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किस वर्ष किया गया था। आप सभी को मैंने पिछले सेट पेपर में बता दिया था कि 1961 में तो इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जो दिया गया था वो कब दिया गया था, आंसर हो जाएगा हमारा 1994 में दिया गया था, कब, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो याद रखो 1930 में माना जाता है, कब माना जाता है, 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और जो प्रारंभ हुआ था वो कनाडा के कहाँ पर, कनाडा के हैमिल्टन शहर में, कहाँ पर हुआ था, हैमिल्टन शहर में हुआ था, इसका प्रारंभ 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, ठीक है। लेकिन उस समय इस खेल का जो नाम था ना, ब्रिटिश एम्पायर खेल था, क्या नाम था इस समय, राष्ट्रमंडल खेल नाम ना होते हुए, राष्ट्रमंडल का इंग्लिश नाम पहले तो आपको याद होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है, लेकिन उस समय इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर खेल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा, कौन सा नहीं रहा था, ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, कौन नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया कभी भी विजेता नहीं रहा T20 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ, देखिए तीनों में से आपको पहले तो पूरी टेबल याद रखना पड़ेगी, ओलंपिक कहाँ पर हुए, कब कब हुए, ठीक है, लेकिन याद रखना कि इसमें से जो 1968 है, 1968 में ओलंपिक लंदन में नहीं हुए, ठीक है, याद रखोगे 1968 के जो ओलंपिक हुए थे वो मैक्सिको सिटी में हुए थे, कहाँ पर हुए थे, मैक्सिको सिटी में हुए थे, ठीक है। बाकी के 12, 48 और 8 का क्या हुआ था, लंदन में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में हुए भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, करंट के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए 2016 में इस यानी जो
ये जो सेट पेपर है ये कब का है, 2017 का, यानी कि पिछले वर्ष का इसमें पूरा ही पूरा करंट पूछा गया है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जब भी आप भविष्य में आगे कोई एग्जाम देंगे तो पिछले वर्ष या उस वर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार का प्रारूप आता है क्वेश्चनों का आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो 2016 में जो जिम्बाब्वे के में एक दिवसीय श्रृंखला हुई थी भारत की, ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज जो दी गई थी वो किसके दी गई थी, याद रखोगे, जो मैन ऑफ द सीरीज दी गई थी वो दी गई थी KL राहुल को। किसको दी गई थी, KL राहुल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखिए आप। ठीक है, जो रूट किस खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। जो रूट किस खेल से संबंधित है, तो याद रखोगे जो रूट क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से संबंधित है। और जो रूट है वो क्या है, वो क्या है, इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंग्लैंड के क्या है, एक खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1889 में। कब की गई थी, 1889 में की गई थी। इसकी डेट भी याद रखोगे, 15 अगस्त। कब, 15 अगस्त 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब होने का भी दर्जा प्राप्त है। किसको, मोहन बागान फुटबॉल क्लब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता है। मनोहर आइच को क्या कहा जाता है, मनोहर आइच को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता है। वे थे, क्या थे, बॉडी बिल्डर थे। मनोहर आइच एक क्या है, भारतीय बॉडी बिल्डर हैं। ठीक है, याद रखोगे कौन है, भारतीय बॉडी बिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही क्वेश्चन है जो काफी एल्ड, मतलब बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 104 वर्ष में हुई थी, इसलिए भी ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, फेमस व्यक्तित्व हैं। ठीक है, याद रखो 104 वर्ष में इनकी मृत्यु हुई थी कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है। अफीम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, तो याद रखोगे पेपेपर सोमनीफेरम। क्या है, पेपेपर सोमनीफेरम अफीम का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा की थी। अब देखिए आपको ये वाली याद नहीं रखना है, आपको ए वाली याद नहीं रखना है, आपको कब की याद अब जो भविष्य में जो होने वाली आगे जब एग्जाम दोगे तो उनकी आपको याद रखना है कि कौन से राष्ट्रपति ने कहाँ की यात्रा की, भारत में कौन से राष्ट्र के प्रमुख आए, इन सारे क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 2016 में राष्ट्रपति ने चीन की यात्रा की थी। कहाँ की, चीन की यात्रा की थी। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखोगे 2016 का, यानी कि आपको जब भी जैसे आप 2021 में एग्जाम दो, ठीक है, या 2022 में एग्जाम दो, तो पिछले 2 वर्षों का क्या, पिछले 2 वर्षों का आपको करंट याद रखना है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों का याद रखना है कम से कम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैकब जुमा से जुलाई 2016 में मिले थे, जो कहाँ के थे, प्रमुख थे। ठीक है, कौन, ठीक है, प्रधानमंत्री जब मिले थे किसके, जैकब जुमा से, तो कहाँ के प्रमुख थे, तो याद रखोगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। वो कौन थे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए 2016 पे क्वेश्चन आए, पिछली बार 2017 के पेपर में फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। 2016 का फ्रेंच ओपन का जो पुरुष एकल खिताब था वो किसने जीता था। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, आपको उस समय हुई पूरी आपके करंट अफेयर्स में, उसी समय जिस समय आप परीक्षा देने जा रहे हैं या पिछले वर्ष में जितनी भी प्रतियोगिता हुई हैं उनके सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी आपको याद रखना है। ये देखिए कि मई 2016 में रोड्रिगो ड्यूटेर्ट किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, तो ये 2016 में रोड्रिगो ड्यूटेर्ट फिलीपींस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी देखिए आप। ठीक है, देखिए 17 मई 2016 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी, तो किसने, याद रखोगे केसरीनाथ त्रिपाठी ने दिलाई थी। किसने, केसरीनाथ त्रिपाठी ने दिलाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता बनर्जी संबंधित अगर क्वेश्चन बनता है तो उनकी पार्टी से बनता है। इनकी पार्टी का इतिहास आप याद रखोगे। ठीक है, तृणमूल, ठीक है, क्या याद रखोगे, तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, उनके पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
सुनील लांबा हैं। सुनील लांबा कौन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखो भारत के 23वें नौसेना प्रमुख थे। अब वर्तमान में आपके समय कौन है, उन सबके प्रमुखों को याद करके जाना है, पूरी एजेंसियों को आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पर 2016 का क्वेश्चन है, देखिए करंट का क्वेश्चन है। जून 2016 में इनमें से किन्हें विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया। तो कुछ एजेंसियां, संगठन हैं जिनके अध्यक्ष चुने गए हैं या नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। उस समय ये सुनील भारती मित्तल को बनाया गया था। किसको? सुनील भारती मित्तल को बनाया गया था, ठीक है। एंड लास्ट वन क्वेश्चन देखेंगे हम आज का। देखिए मई 2016 में निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो किस देश में बनी थी? ताइवान में, ठीक है। किस देश में? ताइवान में बनी थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि हमने एक्ट के क्वेश्चन इसमें से हटा दिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जाते थे, अब नहीं आएंगे। ये नए संशोधन के साथ है। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार जुड़े रहिए, ठीक है, नालंदा एकेडमी से। और नालंदा एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी मुख्य ब्रांच शिवपुरी में है हमारी, ठीक है। आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक